स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन हिस्ट्री ऑफ पावर। ताकत से ही मानव इतिहास बना है और कुछ बुनियादी सवाल हमेशा रहे हैं। ताकत किसके पास है अभी, कैसे काम कर रही है, ताकत का मतलब क्या है, गेटिंग थिंग्स डन। जिस लेवल के काम आप करा सकते हैं वो आपकी ताकत है। एक स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लिबरल। उनका मानना है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाएगी। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है मार्क्सिस्ट। नाम तो सुना होगा मार्क्स का। मार्क्स का मानना है, क्या बात कर रहे हैं, बढ़ता जाएगा। अरे इस गेम को ऑलरेडी कुछ बड़े कैपिटलिस्ट ही चला रहे हैं। जो सरकार है वो तो एक एग्जीक्यूटिव कमिटी की तरह है। जो वो चाहते हैं तो सरकार फ्रंट पे है, एग्जीक्यूट करा देती है। एक दूसरा थॉट प्रोसेस भी है, वो है रियलिस्ट। वो कहता है नहीं, पैसा बेशुमार हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट का जो फंक्शनरी है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो अगर एक साइन कर दे ऑर्डर पर तो आपकी जो नेटवर्थ है वो ड्विंडल हो जाएगी, गिर जाएगी। आपका बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता अगर सरकार ठान ले कि आपकी पावर जो है अब मुसीबत बन रही है देश के लिए, तो ताकत है कहां। तो एक तो पर्सपेक्टिव है कि ताकत होती है किसी सरकारी पद में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए माना जाता है। पॉटस के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सेकंड, पैसों में तो अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी मिक्स हो जाए, मतलब पावर को क्लब कर ले विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो यस, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर तीसरा आइडिया, पावर इज इन थॉट कंट्रोल प्रोसेस एंड वन ऑफ द वे टू डू दैट इज सोशल मीडिया, इंटरनेट। और अगर कोई इंटरनेट फ्रेंजी पर कंट्रोल करना जानता हो, अपने हिसाब से ट्रेंड बनाना जानता हो और एक बड़ा प्लेटफॉर्म उसके पास हो, तो ये तीन अगर मिल जाए तो वाकई एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तो बनता है। लास्ट सितंबर में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मिलते हैं मस्क से और कहते हैं कि यू कैन नॉट बिकम ऑफिशियल यूएस प्रेसिडेंट। वो इस वजह से क्योंकि मस्क पैदा नहीं हुए यूएसए में, और रूल कहता है दैट यू शुड बी born in USA if you want to be president of USA। तो वो कहते हैं हंसते हुए, not officially। और वाकई जब ट्रंप बन जाते हैं ऑफिशियल प्रेसिडेंट तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ऑफिशियल प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, लेकिन अनऑफिशियल प्रेसिडेंट तो शायद मस्क हैं। पहले लोगों ने सोचा कि मस्क केवल कैंपेनिंग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को। किसी ने नहीं सोचा था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम पर फेडरल ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा दखल कोई एक कॉरपोरेट से पर्सन आकर कर सकता है। इतने सारे पॉलिसी डिसीजंस में प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सारे के सारे तार हम खोलेंगे इन दिस वीडियो। अब ये 11 फरवरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हैं और यहां पर आधे घंटे तक ट्रंप चुप बैठे हैं और बराबर में मस्क आधे घंटे तक अपना मोनोलॉग कर रहे हैं और बता रहे हैं क्यों जरूरी है टू डू कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा वी हैव टू मूव फास्ट, वी हैव टू ब्रेक थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट रिजल्ट। एक्चुअली ये एक टिपिकल सिलिकॉन वैली का जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कुछ बड़ा क्रिएट करता है, ये उसकी मेंटालिटी होती है, क्योंकि ये जरूरी होती है कुछ नया करने के लिए, इनोवेट करने के लिए। तो यही अप्रोच वो यहां पर शो कर रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, लाइटनिंग स्पीड से क्यों चला जा रहा है। डॉज ने पिछले कुछ समय में यूसेड पर टिप्पणी करी है, आपने सुना होगा। कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऐसे जहां जहां भी उनको लग रहा है कि डिपार्टमेंट बैठे हैं और रेगुलेशन कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और टैक्टिकली किसी किसी लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी समय से हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके कुछ फ़ायदों के लिए बने हुए हैं। अब अगर अब इनकी माने, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है ट्रंप की, तो इनका कहना है कि ट्रंप के पास एक ज़बरदस्त स्किल है कि जो वो चाहते हैं ना, उसको ऐसा प्रूव कर सकते हैं लोगों के सामने कि लोग उस मिशन से जुड़ जाएंगे और ये प्रूव करेंगे ऐसा कि भाई ये तो डिवाइन विश है जो मैं चाह रहा हूं। जैसे यूएसए को केवल एक ही पर्सन बचा सकता है, ट्रंप। अभी इन्होंने एएफडी की रैली थी जर्मनी में, जो एक फार राइट पार्टी है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये जुड़े और पब्लिक को बताना है जर्मनी की कि ओनली एएफडी कैन सेव जर्मनी। वो जर्मनी की पब्लिक को कह रहे हैं, अरे भूल जाओ, कब तक गिल्ट लेकर बैठोगे, छोड़ो, फार राइट का टाइम है, फार राइट को जोड़ो। और इस समय पर जरा कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक और अपडेट को देख रहा था। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी ने स्टेटमेंट दी है, कहा है
कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, मेलोनी एंड मोदी जी, दे टुगेदर रिप्रेजेंट कंजर्वेटिव, यू कैन से अलाइनमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट भी आते हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे हम कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर साथ आ रहे हैं दुनिया के, एक राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म हुआ है, यू कैन से राइज ऑफ राइट हुआ है, तो दुनिया एकदम ऐसा कहने लग गई है कि मतलब जो इनके अपोजिशन वाले हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है। क्या तब डेमोक्रेसी को खतरा नहीं था जब बिल क्लिंटन, जो लेफ्ट लीनिंग थे, डेमोक्रेट पार्टी से थे, वो लेफ्ट लीनिंग प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर के साथ अपनी ग्रुपिंग बना रहे थे और कह रहे थे कि देखो ये एक राइज ऑफ लेफ्ट है वर्ल्ड में, मतलब बैलेंस, मतलब यू कैन से सेंटर टू लेफ्ट। तो उन्होंने कहा जब उस समय आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा कैसे हुआ? और ऐसे में इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि एक अलग से फोर्स साथ में काम करती रहे। इंटरनेट पर दुनिया आज जी रही है और इंटरनेट पर मस्क हैज दिस पावर कि अगर वो किसी एक क्रिप्टो करेंसी को केवल ट्वीट कर देते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पर, तो अल्टीमेटली उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो अगर इतना बड़ा पावर है तो यानी कि यहां पर जो गेम है वो बहुत बड़ा है, जो बाहर दिख नहीं रहा है। अब जैसे बिल गेट्स ये सपोर्ट कर रहे थे कमला हैरिस को, और मस्क बस सेइंग कि तुम क्या सपोर्ट करोगे, पैसा ही दोगे ना। लेकिन मस्क ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, हम पैसा भी देंगे, हम वो इंटरनेट पर जो एक इन्फ्लुएंस है 200 मिलियन प्लस कम्युनिटी प्लस एक्स के प्लेटफॉर्म को समझ लीजिए कि अनऑफिशियल विंग बना देंगे रिपब्लिकन पार्टी की। तो वो एक्चुअल में इन्होंने कर भी दिया। डोनेशन की बात करें, $132 मिलियन के आसपास की डोनेशन। इसके अलावा भी कई इनिशिएटिव्स है, अभी मैं उस पर भी जिक्र करूंगा। पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बना दी ट्रंप के लिए, उन्होंने अलग से कैंपेन लॉन्च कर दी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू बियर आर्म्स, इन 2 अमेंडमेंट्स को जो लोग सपोर्ट करते हैं आप साइन कीजिए इस कैंपेन को, और आप में से किसी एक को पर डे मिलेगा $1 मिलियन। भाई सब लोगों ने पिटीशन पे पिटीशन साइन कर दी, अवेयरनेस बढ़ गई यार। और अगर मस्क इस बात को फैला रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो बचाना है। मतलब ट्विटर, अगर जैसे कई लोग कह रहे थे कि यार ट्विटर को ना बहुत ज्यादा में खरीद लिया, ओवर प्राइस्ड खरीद लिया, आपको लग रहा है ये ओवर प्राइस्ड डील थी? मतलब जो रियल बिजनेसमैन है वो देखता है कि यार वैल्यू जो है ना पैसों में नहीं है, एक बार इसको खरीद लिया, इससे मैं क्या कर पाऊंगा, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना पाऊंगा, ऐसा असली पावर तो उसमें है। इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने कुछ स्विंग स्टेट्स में जहां पर ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन पार्टी जीत जाए, रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेट जीत जाए, वहां पर जानबूझ के बाइडेन के टाइम से ही पिछले 4 सालों में इन्होंने जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी एंट्री को बढ़ाया है और जल्दी ही इन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए सिंपैथेटिक थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे इनको सिटीजनशिप दे दें और वोट देकर वो इन स्टेट्स में डेमोक्रेट्स को जिता दें। तो यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स, तो ये जो कैंपेन का एक बड़ा पार्ट था, इसको ऐसे भी एक डर की तरह दिखाया गया। हालांकि जब पब्लिक में ह्यू एंड क्राई हुआ कि यार तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हो, फिर एक जर्नलिस्ट के तुम अकाउंट को खुद ब्लॉक कर देते हो, तो फिर इनका अकाउंट तो मतलब अनब्लॉक हो गया था, लेकिन वो जो आर्टिकल हैं वो एक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो कहा जा रहा है कि यानी कि एजेंडा तो है इसमें। बट ट्रंप इज लाइक कि ठीक है, मस्क इज डूइंग दिस फॉर अ लार्जर गोल, राइट। लेकिन ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे ठीक 2 साल पहले 2022 में आप देखिए ट्रंप वर्सेस मस्क चल रहा था। जैसे ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था, क्योंकि मस्क ने ये शो किया था कि 2016 में उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था, लेकिन ट्रंप का कहना है बुलशिट आर्टिस्ट है, मतलब मुझे कहां सपोर्ट किया था। और ऐसी मस्क ने स्टेटमेंट दिया था कि ट्रंप आपका समय हो गया है, अब यू शुड जस्ट हैंग योर बूट्स। तो 2 साल में ऐसा क्या हो गया भाई, इतना बड़ा चेंज कैसे? अब देखिए, चेंज में कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो पहले से कोलेट हो रहे थे मस्क के अंदर, और ट्रंप की ये वाली जो कैंपेन थी, इस कैंपेन में वो चीजें निकल कर आई जहां पर मस्क और ट्रंप जो है एक साथ कन्वर्ज हो गए। जैसे जब इन्होंने पेपैल बनाया था, ये समझ लीजिए कि 2000 ऑनवर्ड्स में ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे SEC एटसेट्रा, उनसे ये परेशान थे। इसके बाद टेस्ला एंड स्पेसएक्स, वहां पर भी इन्होंने गवर्नमेंट का रेगुलेशन देखा, तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर इनोवेशन का कोई है तो ये ओवर रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट है। और इसी बात पर स्टैंड लेते हैं ट्रंप। तो ट्रंप इज ऑल्सो प्रो बिजनेस, तो उन्होंने कहा ये तो अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो अपने तो बड़े काम का है। मस्क का कहना है कि गवर्नमेंट शुड वर्क लाइक अ कंपनी एंड प्रेसिडेंट शुड वर्क लाइक अ CEO। जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर। सीधा इस तरीके से चलना चाहिए। और जनता है बोर्ड मेंबर्स जो 4 साल में एक बार वोट करते हैं, तब एफिशिएंसी होगी। तो डॉज एक्चुअली यही कर रहा है। प्लस
आप सोचेंगे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके पोजीशन में पावर होती है ना, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पोजीशन पर कौन बैठा है और उसके बाकी अलाइनमेंट्स क्या हैं सिस्टम के साथ, वो भी काफी मैटर करता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे यूएस प्रेसिडेंट के लिए एक ये थ्योरी है, यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी। इसका मतलब है कि जो भी प्रेसिडेंट है उसका फेडरल गवर्नमेंट पे मतलब बिना रोक टोक की पावर है। ये एक पर्सपेक्टिव है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे लेजिस्लेटिव ब्रांच से, जुडिशरी ब्रांच से, वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो भाई, यूएस प्रेसिडेंट के पास सारी पावर थोड़ी ना है। लेकिन एक ये भी पर्सपेक्टिव है, नहीं, ट्रंप के पास अगर हम यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी लगाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने इनके बयानों में देखा होगा तो एग्जैक्टली यही झलक रहा है अपनी एजुकेशन पॉलिसी में। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है, फिर कोई फेडरल फंडिंग आपको नहीं मिलेगी। तो मतलब लिटरली धमकी दे रहे हैं सामने बैठाकर गवर्नर को। कारण ये शो कर रहे हैं वही यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थियरी। अब ये मस्क का कहना है कि दैट यू हैव टू शेक थिंग्स अप। अगर अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो पुराने तौर तरीके से चलोगे तो 4 साल हैं बहुत कम। तो यू हैव टू शेक थिंग्स इन ऑर्डर टू लीड, मतलब लीव योर लेगेसी। अब मस्क ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो एक तो पर्सपेक्टिव कहता है इन्हें पैसा कमाना है, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है पैसा नहीं, ये ऑलरेडी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, सबसे अमीर आदमी है। अब सवाल उठता है व्हाई मस्क इज डूइंग दैट, डिजायर क्या है? तो कहा जा रहा है कि मस्क इज एन ओवर एम्बिशियस पर्सन, और बिना एम्बिशन के तो कोई बदलाव भी नहीं होता। लेकिन मस्क जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? क्या केवल पैसा एक ऑब्जेक्टिव है? बिकॉज ऑलरेडी ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। मस्क वॉन्ट्स टू रूल द वर्ल्ड, और उसके साथ इनका नेचर भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जो सोच लिया वो करना है। गाड़ी अटक गई है कि ये करना है। ये विजुअलाइज करते हैं अपनी लाइफ को, दैट लाइफ इज लिमिटलेस, एक लाइफ मिली है, और जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट वे। और ये आइडियाज ऐसे रखते हैं, फिक्स द वर्ल्ड, उन्हें फिक्स करना है वर्ल्ड को, उन्हें फिक्स करना है एनवायरमेंट को, उन्हें फिक्स करना है टैक्स को, उन्हें फिक्स करना है ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को। दैट्स हाउ ही थिंक्स। जैसे इंटरनेट दुनिया में अभी 50% के आसपास, अगर इंडो पैसिफिक की बात करूं तो करीब 50% के आसपास ही जनता है जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो बाकियों के पास एक्सेस हो जाए और जो डिजिटल गवर्नेंस के इनिशिएटिव है वो पेनिट्रेट करने लग जाएं ग्राउंड पर, लोगों के हाथ में, लोगों के आसपास इंटरनेट की सेवाएं मौजूद हो जाएं, तो लाइफ कैन ट्रांसफॉर्म। हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में मेडिसिन और कितने सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं विद स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबिलिटी एंड न्यू काइंड ऑफ फीचर्स विच आर गोइंग टू बी अवेलेबल। तो उस समय की दुनिया को तैयार करने के लिए इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो जरूरी है ना। ये ऑलरेडी अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट में, without having dependence on the local infrastructure of these nations, he wants to provide that internet। और ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं, जो यूएस का मानना है कि 2026, अभी 25 चल रहा है, 2026 में करीब $23 बिलियन की मार्केट होगी। और अगर ट्रंप इस पर काम कर रहे हैं कि हाँ हमें अपने बिजनेस को पुश करना है, तो भाई मस्क का जो आइडिया यहां तो कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि यूएस कैन हैव एडवांटेज हियर। ये कहते हैं गो ग्रीन, ईवीज को खरीदो, टेस्ला एटसेट्रा। बट पॉइंट इज कि यहां पर मुझे लग रहा है कि अभी कंप्लीट कन्वर्जेंस नहीं है, क्योंकि ट्रंप को ऑयल और जो कोल, इस लॉबी को भी खुश रखना है। मार्स कहते हैं कि भाई मार्स पर लाइफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अभी से काम नहीं करेंगे तो आगे के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे। जियोपॉलिटिक्स की बात करें, जो यूक्रेन, जर्मनी, ईरान, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी हम अनकवर करने वाले हैं। कहा गया है कि कुछ अनऑफिशियल बातचीत इनकी पुतिन से हुई थी इन द मिडल ऑफ दिस वॉर, मतलब 2023 के आसपास बताया जाता है। पूछा गया कि भाई फिर व्हाट वाज द आउटकम, तो ही वाज हैविंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पुतिन कि हाँ, क्रीमिया पर जो आपका हक है वो तो भाई हो गया, अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते। जो डोनेस्क, मतलब लुहांस्क एंड डोनेस्क रीजन है, जिसको हम डॉनबास रीजन कहते हैं, उस रीजन पर भी ये रशिया के राइट्स को फेवर कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जेलेंस्की को ये बात पसंद आनी थी क्या? जेलेंस्की को ये बात पसंद नहीं आनी थी। अब क्या ये सॉलिडेरिटी रखते हैं, जेनरोसिटी रखते हैं यूक्रेन के साथ कि नहीं हम आपका भला चाहते हैं, देखो हम वॉर रुकवा देंगे? नहीं, कहा जा रहा है ही वांट्स टू प्रोजेक्ट दैट सी हु इज इन कंट्रोल। एक्चुअली जो काम एक देश का राष्ट्रपति नहीं करा पा रहा, कितने देश मिलकर नहीं करा पा रहे, वो एक बिजनेसमैन करा सकता है क्या? और ऐसे में स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, वो फैसिलिटी इन्होंने यूक्रेन को दी, लेकिन वो कहां तक आपके मिलिट्री जनरल्स यूज कर सकते हैं, वो कौन कंट्रोल करेगा? वो मस्क कंट्रोल करेंगे। तो अल्टीमेटली अनदर एग्जांपल देखो, हु इज द बॉस, हु इज कंट्रोलिंग। अब ये जो डील की बात वहां पर चल रही थी, जेलेंस्की के फेवर में नहीं थी, जेलेंस्की ने कहा नो, तो वो तो हो नहीं पाई। ईरान,
ईरान के जो यूएन में एम्बेसडर हैं उनके साथ इनकी बातचीत होती है और कहते हैं कि जिन इकोनॉमीज पे सैंक्शन लग जाता है दिक्कतें तो होती हैं, तो कैसे हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से उन देशों की कई मुश्किलों को हल कर सकते हैं। लेट्स कोलैबोरेट ऑन दिस। और कहा जा रहा है कि यार जो यूएस की कन्वेंशनल स्ट्रेटजी होती है, सैंक्शन लगाएंगे, स्टेट क्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या उस कन्वेंशनल डिप्लोमेसी को रिप्लेस कर रहे हैं मस्क? हम कहेंगे रिप्लेस नहीं, साइडलाइन कर रहे हैं फिलहाल कि आप अपना काम करते रहो। मस्क अपना काम कर रहे हैं, आपके काम यहां पर आ रहे हैं, तो ठीक है, यूज मस्क इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यानी कि जियोपॉलिटिक्स में भी वो काम कर रहे हैं। टेक एंड बिजनेस, दिस इज व्हाट ट्रंप वांट्स टू प्रोजेक्ट। तो एक तरीके से यहां पर उसी के अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं। फार राइट पार्टी को जर्मनी में सपोर्ट कर रहे हैं और एएफडी स्ट्रांग हो गई है जर्मनी में। तो इससे शो हो रहा है कि मस्क इज नॉट कंट्रोल्ड विद इन दी पॉलिटिकल और बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ यूएसए, मतलब ही इज थिंकिंग ग्लोबल, राइट। और ये स्पेसिफिक कंजर्वेटिव राइट विंग पार्टीज को सपोर्ट करना और वो भी खुलकर सपोर्ट करना, तो मीन्स लार्जर विजन हो सकता है। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और कहते हैं कि बहुत सही किया आपने, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था तो आपने अनपॉपुलर स्टैंड लिए जो देश के लिए जरूरी थे। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। यूरोपियन यूनियन ने इन पर आरोप लगाया कि तुम्हारी जो कंपनी एक्स है उसने हमारे जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है उसका वायलेशन किया है। अब इन पर फाइन लग सकते हैं जो है इनका ग्लोबल टर्नओवर का लगभग 6%। इतना बड़ा अमाउंट बैठ सकता है। अब मस्क खुलकर कह रहे हैं कि देखो ये अगर आपने फाइन लगाया तो ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पर पब्लिक जो है मोबिलाइज हो जाए ऑन दी आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि देखो मैं तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करने वाला हूँ। ये देखिए यूएस के वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब जहाँ पर ईयू कमेंट कर रहा है अगेंस्ट एक्स, तो वहाँ पर जेडी वेंस कह रहे हैं कि नेटो में जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकता है। तो कई बार ये सिग्नलिंग दी जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि देखो हमारे लिए मस्क मैटर करते हैं। तो अगर इनको दिक्कत आई, ऐसा इतना बड़ा फाइन लगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका इंप्लीकेशन आपकी सिक्योरिटी पर हो जाए। लेकिन अगर फाइन इंपोज हो गया फिर क्या होगा? तो हो सकता है फिर मस्क लार्जर जो कैनवस पे जो पेंटिंग बना रहे हैं कि भाई कंजर्वेटिव फार राइट लोगों को मजबूत करो, उस आइडियोलॉजी के लोगों के अंदर डालो, मोबिलाइज करो सिटीजन्स को, ऐसा हो सकता है। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंस में, तो यू कैन कनेक्ट विद दिस बैच। बेसिक से लेकर डेप्थ तक आई टीच इन दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। त्यागी लाइव कोड यूज करके यू कैन ज्वाइन। अच्छा, अभी स्टडी IQ पर सेल चल रही है, लोवेस्ट प्राइस इन द ईयर, तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन, टेक बेनिफिट। मुद्दा ये है कि आपको शुरुआत कर देनी चाहिए अगर आपका गोल है IAS IPS IRS, और अल्टीमेटली तभी आप वहां पर पहुंचेंगे। मैं और पूरी टीम आपके साथ रहेगी टू गिव यू द बेस्ट। इसके बाद चाइना देखिए, AI के साथ राइवलरी में तो आप समझ रहे होंगे कि एक तरफ शुरुआत में ट्रंप कह रहे थे कि हम रेगुलेट करना चाहते हैं AI को, लेकिन अभी जो रीसेंट समिट हुई फ्रांस में, तो उसमें जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, नहीं रेगुलेट नहीं करना चाहिए, इससे इनोवेशन एक्चुअली कर्ब हो सकती है। हालांकि चाइना का डीप सीक जब से आया है तब से एक लग रहा है कि अब आपका ओपन AI क्या कर रहा है, भाई इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रहा है, वो $1 मिलियन में बना दे रहा है, कुछ मिलियंस में। तो ऐसे में चाइना को रेस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए उन्हें अपने मॉडल्स चाहिए, और ऐसे में मस्क को भी फायदा है कि आप रेगुलेट मत करो, इनोवेशन को बढ़ने दो, क्योंकि AI के कुछ नए मॉडल्स पर उनको काम करना है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स ना कर रहे हों। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है। इंडो पैसिफिक, जहां पर अटलांटिक से पावर शिफ्ट हो रही है ग्रेजुअली, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमीज राइज हो रही हैं, मेजर मार्केट यहाँ पर है, और कंटेस्टेशन चाइना इस रीजन में अपने आप इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि चाइना BRI पर फोकस कर रहा था और USA कि भाई हम काउंटर टू BRI फोकस करेंगे। कैसे करोगे? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल लिए उधार दे रहा है, हम भी देंगे। कैसे? B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड टुगेदर। लेकिन यहाँ पर मस्क का आइडिया है, अरे डिजिटल स्टारलिंक, मतलब डिजिटल वे में आप लीड करो ना, इन देशों को जो चाइना नहीं दे सकता आप वो दो। चाइना जिस रेस में ऑलरेडी आगे चल रहा है उस रेस में कंपीट से अच्छा है अपना नया ट्रैक बनाओ। तो नया ट्रैक ऐसा है कि भाई आपको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करा पाएंगे वाया इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज। न्यू जॉब्स आपकी इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। जितने लोग ऐसे हैं जो अभी लिंक नहीं थे इंटरनेट से, वो इंटरनेट से लिंक हो जाएंगे। और यहाँ पर 50% के आसपास अभी मार्केट का पोटेंशियल है, तो बिजनेस साइड से भी अच्छा है। प्लस मस्क के इन्वेस्टमेंट चाइना में भी है। अब इससे एक और एडवांटेज मिल जाता है। मस्क जाना जाते हैं कि भाई दोनों तरफ, दोनों पालों में
जो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, मस्क दोनों के साथ रिलेशंस को मैनेज रखते हैं। तो एक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ। स्पेस एंड ब्रॉडबैंड की मार्केट रैपिडली एक्सपेंड कर रही है और ऐसे में एक यूएस कंपनी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है वो है स्टारलिंक। तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। अब क्या ये मस्क जो कर रहे हैं ये पहली बार हुआ है यूएस हिस्ट्री में, या दुनिया के किसी जगह पर ऐसा नहीं हुआ? देखो, पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स इनका रिलेशन तो रहा है हमेशा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं, विलियम मैकिनली, ये यूएस के प्रेसिडेंट रहे 1897 से 1901, जब इनका असैसिनेशन हो गया था। तो माना जाता था कि प्रेसिडेंट ये थे, लेकिन एक्चुअल में वॉशिंगटन पर मेजर कंट्रोल तो मार्क हना का था। ऐसे ही रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के टाइम पर तो कहा जाता था कि इनके जो की डिपार्टमेंट में इन्होंने सेक्रेटरीज बैठाए थे वो लोग थे कि जो जिन्हें सैलरी की जरूरत नहीं है, बेतहाशा अमीर लोग और ह्यूज इन्फ्लुएंस रखते थे। लेकिन फिर भी इनका कंपैरिजन मस्क के साथ बिल्कुल सही नहीं बैठता। कारण, क्योंकि मस्क अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे जैसे इनसे पहले वाले लोगों ने किया है। मस्क इज नॉट लिमिटिंग। मस्क बिलीव कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव वे में, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, कुछ बड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्या मस्क वाकई ट्रंप से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? देखो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण, क्योंकि स्टैच्यूटरी पावर यानी कानूनी जो ताकत है वो तो ट्रंप के पास है, और मस्क अगर सर्व कर रहे हैं तो ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कर रहे हैं। प्लस डॉज डिपार्टमेंट के जो पिछले कुछ फैसले हैं उन पर ऑलरेडी कोर्ट ने कुछ लगाम लगा दी है, इंजंक्शंस लगा दिए हैं, जैसे कि यूसेड वाले डिसीजन पर। तो यानी कि जो ट्रंप मस्क के थ्रू करना चाह रहे थे वो सफर इतना आसान नहीं है। अभी स्ट्रगल स्टेट से भी होगा, कोर्ट से ही भी होगा, तो इन सबको उनको देखना है। अब आने वाले महीनों में सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अपोजिशन पार्टीज ऑलरेडी जो आरोप लगा रही हैं कि मस्क ने लाइन क्रॉस कर दी है, वो उस लाइन को क्रॉस ना कर जाएं। इसके लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना होगा कि नासा और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो केवल मस्क को ना जाएं, या फिर वो जो आरोप हैं कि कहीं इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके टेंडरिंग प्रोसेस एंड अदर जो स्टेजेस होती हैं टेंडरिंग की उसमें इनको एडवांटेज ना मिल जाए। तो ये तो मस्क को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो 4 साल का मौका ट्रंप को मिला है आखिरी है, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंट 2 ही बार बन सकते हैं। तो ट्रंप भी एक साइड करके रखेंगे सिस्टम को कि भाई देखो, हम डेमोक्रेसी हैं तो लोगों ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, तो यानी कि रियल पावर यहीं से निकलनी चाहिए, यहीं से इमर्ज होनी चाहिए, शो होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो मुझे अचीव करना है, यू कैन नॉट डू इट अलोन, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम। एंड ट्रंप का जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा है कि उनको ऐसी टीम चाहिए जो कैओस में भी लीड कर सके। जब दुनिया आपको अपोज कर रही हो उसमें भी तुम वो रिजल्ट क्रिएट कर दो जो रिजल्ट हमने कहीं क्रिएट होने चाहिए। तो ऐसा ही लग रहा है कि मस्क उसी मिशन पर है। यहां पर पावर और पैसा दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसका इस्तेमाल जियोपॉलिटिक्स में भी होगा। क्योंकि आज की दुनिया में यूएसए को अपनी पोजीशन को अगर स्ट्रेंथन करना है तो केवल ये नहीं कि उन्होंने अपने देश के अंदर कौन सी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किया है, ग्लोबल जो अगर जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की बात करें तो इस बिसात में कौन सी ऐसे देश हैं जिसकी पॉलिसी तुम्हारे अगेंस्ट है, तो उसको तुम अपने फेवर में कर लो। एग्जाम्पल देता हूं, अगर ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना इसका एक आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बन रहा है यूएसए के खिलाफ, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो क्या मस्क वो स्ट्रेटेजी है ट्रंप की? ये देखना पड़ेगा। एग्जामिन द रोल ऑफ एमएनसीज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। तो अभी मैंने जो आपको बताया उसी का इस्तेमाल करना होता है। मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इस टॉपिक को पढ़ाता हूं, जिसमें कि हम बताते हैं कि लिबरल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि एमएनसीज का रोल बढ़ रहा है। केनिची ओहामे, मैक्लूहन, ये ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन रही है जिसमें इंटरडिपेंडेंस है। जैसे कि ट्रंप नहीं चाहेंगे कि प्रोटेक्शनिज्म के नाम पर वो यूएसए को कट ऑफ करें, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली उनकी कंपनीज तभी तो कमाएंगी जब दुनिया भर में सामान बेचेंगी, अपनी सर्विसेज को यूरोप एंड दुनिया में बेचेंगी, और उसके लिए इकोनॉमिक टाइज को इंटैक्ट रखना जरूरी है। लेकिन कई बार नेगोशिएशंस को अपने फेवर में करने के लिए, दूसरे देशों के टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए आपको अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो करना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है, जिससे लॉन्ग पेंडिंग डिसीजंस जो हैं वो स्मूथली कवर अप हो जाएं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो इस टॉपिक में, जस्ट मेंशन वाह और अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए, डू शेयर इन कमेंट्स। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।